नमस्कार। आज गुरुवार और हमारा सेक्युलर लोकशाही आंदोलन की वीकली मीटिंग में आप सब लोगों का स्वागत है। कल था 28 फरवरी। हमारे गुजरात में गोधरा का जो इंसिडेंट हुआ था और पोस्ट गोधरा जो घटनाएं हुई वो सब अभी भी सोचते हुए, जिसके बारे में कल्पना करते हुए भी इतना डर लगता है, इतना भय मन में पैदा होता है और इतना दुख और ग्लानि होता है कि गुजरात में ऐसा हो सकता है। कल हम लोग मूवमेंट फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी, सेक्युलर लोकशाही आंदोलन की ओर से अमन, इखलास, इंसाफ का स्लोगन लेके टाउन हॉल के पास खड़े थे। यही बात कहने के लिए सबको कि हमें अमन चाहिए, पर इंसाफ के बिना नहीं हो सकता है अमन। हमें इखलास भी चाहिए। इखलास तभी कायम हो सकता है कि जब हम इंसाफ दिला सकते हैं। जब गोधरा का हुआ, पोस्ट गोधरा हुआ, तो देश में सबने सोचा कि ये गुजरात में ही हो रहा है, गुजरात के लोग ही कोई सिंह वाले लोग हैं, राक्षस हो गए हैं और ये सब हो रहा है। पर हम देख रहे हैं 2014 के बाद पूरे देश में जो माहौल बन गया है कम्युनल, बार बार टेंशन हो रहे, बार बार कॉन्फ्लिक्ट हो रहे, लो टेंशन, हाई टेंशन, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं। और अभी रिसेंटली जो हल्द्वानी में हुआ, उत्तराखंड में देवभूमि है, वहां पे जो इंसिडेंट हुआ वो भी हमारे लिए, सबके लिए बहुत दुखदायी है। और मूवमेंट फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी की ओर से मुझे लगता है कि हल्द्वानी का जो हिंसा हुआ उसको हमें कंडेम करना चाहिए। उसके साथ साथ जो माहौल बना है देश में, चुनाव तो आ ही रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है। कब होगा वो अनाउंसमेंट का इंतजार है। हो सकता है सरकार अपनी पूरी एडवर्टाइजमेंट देना पूरा कर ले, पूरे सब प्रोमिसेस अनाउंस कर दे, फिर डेट्स डिक्लेयर होंगे। न्यूज़पेपर वाले, मीडिया वाले भी जैसे अनाउंस करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने इतना गिफ्ट दिया, इतना सौगात दिया, भेंट सौगात। ये क्या भेंट सौगात है? आप डेवलपमेंट नहीं कर रहे और इलेक्शन, चुनाव के टाइम पे कुछ स्कीम्स अनाउंस करके इसको भेंट सौगात कह रहे, विच इज अवर राइट। इसमें आप क्या कर रहे हैं? आपको उसके लिए चुने गए हैं, इट इज योर ड्यूटी टू डू इट। ये बात कहीं पता नहीं डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर चला गया है, इसलिए सब लोग उसको ऐसे पेंट कर रहे, ऐसे उसको बहुत बड़े पैमाने पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हर स्टेट में जाके बड़े बड़े 1000 करोड़ की अनाउंसमेंट होती है। हमें वाइब्रेंट गुजरात के एमओयू के 1000 करोड़ की एमओयू याद है, उसमें क्या होता था और उसका रियलाइजेशन और एक्चुअल एग्जीक्यूशन कैसा होता है, वो भी एक स्टडी का विषय है। पर आज जो हम बात करने वाले हैं उसमें काफी जीडीपी के अभी एक व्हाइट पेपर निकला है, कंपैरिजन ऑफ 10 years ऑफ यूपीए एंड 10 years ऑफ एनडीए। उसके बारे में काफी अखबारों में लिखा भी गया है कि वो कैसा है, इतना जो क्लेम है कैसा मिला था, मतलब उनको ट्रेजरी, गवर्नमेंट ट्रेजरी कैसे खाली मिला था, कितना अनसर्टेनिटी था, ये था वो था, वो सब एक्सक्यूजेस को पार करते हुए कैसे अचीवमेंट किया है एनडीए गवर्नमेंट का, वो एक व्हाइट पेपर है। वो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे सब। अभी मेनली हल्द्वानी के बारे में बात करते हुए द्वारिका नाथ जी बात करेंगे करंट सिचुएशन पर। बहुत सारे बातें ऐसी है कि जिसके बारे में बात करनी चाहिए। लास्ट टाइम हमने विज्ञान और समाज की बात की थी, साइंस एंड सोसाइटी की, वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय था। और आज जो है करंट सिचुएशन, उसमें इतने सारे सवाल है। और काफी उत्तराखंड का, हल्द्वानी का, जो उत्तराखंड में पहले ही आ गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी, इसका क्लेम हो रहा है, उसकी बहुत बड़ी एडवर्टाइजमेंट की जा रही है। वही उत्तराखंड में यूसीसी भी लाया गया है, वहां ये हल्द्वानी भी हुआ है। और महिलाओं के बारे में जब बात होती है तो 2002 को हम याद करें कि ना करें, पर बिल्किस बानो का जो अभी उनको मिला था जो रेमिशन पॉलिसी का फायदा, बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट और जो मर्डरर्स थे, अच्छा हुआ कि सर्वोच्च अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, वो जो पुराना वर्डिक्ट था उसको, और उनको रेपिस्ट और मर्डरर्स को फिर से जेल भेजा गया। वो बात अलग है कि उनको पेरोल दिया गया है, पर फिर भी वो कन्विक्शन
को रिट्रेट किया। और उसके बीच एक बात जो कहनी है कि गुजरात गवर्नमेंट सुप्रीम को फिर से अप्रोच किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन किया था अभी ये फिर से उनको जेल भेजने के लिए जो एक हियरिंग के दौरान वो जो ऑब्जर्वेशन है उसको खारिज करो आप। ये हियरिंग में से वो शब्द निकाल दो। पार्लियामेंट में नहीं होता है कि अनपार्लियामेंट्री वर्ड है तो इसको ये करो, ये प्रोसीडिंग्स में से निकाल दो, वो करो वो करो। ऐसी डिमांड लेके गवर्नमेंट ऑफ गुजरात सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है। अभी हियरिंग उसका क्या होगा कैसे होगा पता नहीं है, पर ये भी हो सकता है हमारे देश में, मतलब हमारे गुजरात में ये भी हो सकता है। जो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के मिनिस्टर्स ने जिनको स्टेज पे बिठाया था वो रेपिस्ट और मर्डरर्स को, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन और कमेंट आया है और उसको खारिज करो वो कमेंट और ऑब्जर्वेशन को, ये मांग करते हुए गुजरात गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है। ये बात की और भी मैं आप सब लोगों का इसलिए ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि 2002 का जो शेडो है वो अभी भी हमारे सबके जीवन पे है। उसका जो अंधेरा छाया था उजालने की और हम जाना चाहेंगे, पर जो कलिंग इफेक्ट की जो बात कही थी वो टाइम पे रिबेरो जी ने, और आज हमारे कन्वीनर प्रकाश भाई ने अपनी कॉलम में भी लिखा है कि क्या कलिंग बोध अभी है हमारे गुजरात में। एक कलिंग इफेक्ट जो अशोक ने पूरा वायलेंस देखते हुए अपनी जीत को हार में पलट दिया और उसने छोड़ दिया सत्ता, क्या ऐसा हमारे यहाँ हो सकता है? ये सवाल आज उन्होंने भी अपनी कॉलम में किया है। तो इतने इंट्रोडक्शन के साथ मैं आज के स्पीकर द्वारिका नाथ जी को रिक्वेस्ट करती हूँ उनकी बात रखने के लिए। द्वारिका नाथ जी। નમસ્કાર. સેક્યુલર લોકશાહી આંદોલનના આપણે જે ગુરુવારે મિટિંગના બધાને સ્વાગત છે. આજે હું પણ હિન્દીમાં બોલું કેમ કે આપણે રેકોર્ડિંગ થાય છે અને ઓલ ઇન્ડિયામાં ટેલિકાસ્ટ પણ થાય છે અને ઘણા લોકો બહારના લોકો જોતા પણ હોય છે. દિવસોમાં એટલા બધા ઘટનાઓ બનતા હોય છે કે એ બધા સાંપ્રત કહીએ એટલે 101 हाँ सॉरी इतना घटनाएं बनती है कि सांप्रत जब कहते हैं कि करंट सिचुएशन जब कहते हैं तो शायद आपको कंपाइल करना पड़े क्या करंट सिचुएशन है. पेपर में आजकल तो सरकार के गुणगान ही ज़्यादा होता है. इसको बोलते हैं कि PIB मतलब प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो जो था ये गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो जैसे हो गया है. सरकार का ही मतलब गुणगान करना और जो हमारे जो मंत्रियों जो हैं प्रधानमंत्री जो हैं उनका ही गुणगान करना. ये एक फिल्म डिवीज़न करके था पहले, जो आप जब फिल्म देखने जाते थे हॉल में वो 15 मिनट 20 मिनट सरकार का वो सब दिखाते थे न्यूज़ रील्स. तो ये ऐसे ही पेपर्स वगैरह ऐसा ही हो गया. उनका काम फोर्थ स्टेट या ऐसा रहा ही नहीं. जो कभी कभी कुछ कुछ पेपर्स हैं, मतलब मैं नाम ले सकता हूँ कि थोड़ा हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, वो ठीक है कुछ कंस्ट्रेंट्स मतलब देना नहीं देना. इसी बीच में अगर कोई मीडिया वाले यहाँ हैं, अगर कितने कलम किसके लिए डिवोट किया गया है इसको स्टडी करेंगे तो एक साल के अंदर में कितना वो मीडिया सरकार की तरफ का है, कितना चीज़ वो ओपोजिशन की तरफ गया, कितना चीज़ लोगों के लिए गया और कितना चीज़ सिनेमा के लिए गया, कितना चीज़ क्रिकेट के खेल के लिए गया. वो देखेंगे तो पता चलेगा कि न्यूज़ ज़्यादा सिनेमा के लिए है, न्यूज़ सेलिब्रिटी के लिए है. अगर अंबानी का लड़का का कुछ हो रहा है जामनगर में तो ये आज पूरा बम्बई वाले वहाँ आ रहे हैं उसका न्यूज़ 3 दिन 4 दिन से चल रहा है. आज अमिताभ बच्चन पहुँच गए, आज वो वाले पहुँचने वाले हैं, वो नाचने गाने वाले हैं, ये सब चल रहा है अभी. और उनकी लड़का किस चीज़ को लेकर वो फोकस करेगा. अभी आजकल एक माने बहुत अच्छी बात है, कोई इन्वायरमेंट को लेकर ग्रीन चीज़ को लेकर बातचीत करते हैं, अच्छा लगता है कि ग्रीन को लेकर इन्वायरमेंट को लेकर कचड़े को लेकर करते हैं. लेकिन आजकल ये फैशन भी हो गया. मैं इन्वायरमेंट में काम करता हूँ, मैं ग्रीन टेक्नोलॉजी में काम करता हूँ, मैं ऐसा टेक्नोलॉजी बना रहा हूँ कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है. लेकिन जब रास्ते में शायद काला वो जो आजकल कोई बड़े बड़े घर का लड़का लड़कियाँ भी होती हैं, कोई सेलिब्रिटी भी होती हैं, तो उनका कांच ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, वो होते हैं वो काले वो ग्लास होते हैं, वो दिखते नहीं हैं. कितने सारा जो कचरा यहाँ वहाँ पड़ा हुआ है वो दिखते नहीं है. और किस किस जगह में अगर वो
हम यहाँ गांधी ग्राम का स्टेशन में जाएंगे, वो कचरा कपड़ा पेटी है, अगर कुछ सोसाइटी में कुछ लोग हैं उनके पास में अगर आपने कुछ आवाज़ उठाया, कुछ एप्लीकेशन म्यूनसिपालिटी को दिया, तो आपके 4-5 घर के सामने बड़ा डब्बा रख दिया जाएगा, सारे कचरा डालेंगे उधर, बदबू आता रहेगा। तो अगर ये सेलिब्रिटीज़ वगैरह जो हैं, या जो लोग बड़े घर के लड़के लड़कियां वगैरह हैं, और या जो यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, पीएचडी वगैरह करते हैं, अगर ये लोग थोड़ा घूमेंगे, इकोलॉजी के बारे में देखेंगे कि शहर की हालत क्या है, तो ये एक बात है। तो लेकिन अंबानी का लड़का तो है ना, उसको तो किसी से शुरू करना पड़ेगा, समथिंग गुड। तो समथिंग गुड मीन्स ग्रीन से शुरू करना पड़ेगा। और इसलिए सारे हॉलीवुड का जिनका ब्लेसिंग राम मंदिर में भी था अयोध्या में, आज उसका ब्लेसिंग यहाँ आके पड़ेगा, मैंने जामनगर में अंबानी जी के परिवार में। ये भी एक न्यूज़ है। ये अगर ये न्यूज़ नहीं, आप आउटडेटेड मैं अगर नहीं बोलूँगा तो हमारे डिस्कशन में आउटडेटेड हो जाएगा। ये आउटडेटेड है न्यूज़। लेकिन अगर आप देखें, कुछ देखेंगे आप कि भारतीय न्याय संहिता अभी सरकार ने डिक्लेयर किया कि 1 जुलाई में इसको इम्प्लीमेंट होगा। 1 जुलाई इलेक्शन खत्म होगा, सरकार बन जाएगा, फिर 1 जुलाई से होगा। अगर मान लीजिए किसी भी एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, आईएएस ऑफिसर्स, चीफ सेक्रेटरी, इनको पकड़ के हाथ पर बोलेंगे, भाई साहब बताइए वो भारतीय न्याय संहिता क्या है, ये इंडियन आईपीसी का से क्या डिफरेंट है, इसे क्या क्या प्रावधान है, आई डोंट नो। मैं आपको बिल्कुल बोल सकता हूँ, इवन जो लॉ यूनिवर्सिटी में भी अगर जाएंगे आप, लॉ कॉलेज में भी अगर जाएंगे, अगर वहाँ भी किसी प्रिंसिपल को पकड़ेंगे, वो भी इसके बारे में बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो पार्लियामेंट में पास करने वाली बात थी, वहाँ तो सबको सस्पेंड कर दिया, कांग्रेस वालों को, अपोजिशन वालों को सस्पेंड कर दिया, तो उसका ही पास हो गया। उसमें कोई डिस्कशन नहीं, कुछ भी नहीं, पेपर में उसके बारे में कुछ आया नहीं, पहले जो आया था बस इतना ही। तो अभी इसको हेस्टिली ये लोग एकदम विथ हेस्ट वो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है, तो क्या फ़ायदा उनको हो जाएगा? हाँ, फ़ायदा है उसमें, क्योंकि उसमें उन्होंने कि जो 90 उसको बोले कॉलोनियल हैंगओवर जो था, ब्रिटिश कॉलोनियल हैंगओवर आईपीसी में था, जो किनके टाइम से, लॉर्ड मैकॉले के टाइम पे जो इंट्रोड्यूस हुआ था, उसको हम साफ सुथरा कर रहे हैं। और 90% जो आईपीसी में था, इसको कट एंड पेस्ट हो गया है, बस कट पेस्ट हो गया। और कुछ चेंज भी हुआ है, नाम बदल दिया है, भारतीय न्याय संहिता, सब चीज़ें भारतीयता आएगा ही, सब कुछ आएगा, तो हम चेंज कर दिए हैं। तो ये चेंज जो कर दिए हैं, उसमें एक जो था सेडिशन को लेकर काफ़ी विरोध था, सेडिशन को अंदर मत डालने, आपको ढूंढना पड़ेगा कहाँ सेडिशन से। सबको जो बात अभी जो हुआ, अभी जो सबसे बड़ी बात है, लोग चुप नहीं है। रिटायर्ड जजेस जो रिटायर्ड हो जाते हैं, रिटायर्ड जजेस जो कुर्सी से उतरते हैं, ज़्यादा सच बोलते हैं, कुर्सी में बैठे रहते तो सच बोलना मुश्किल होता है, कोई जज भी हो और कोई भी क्यों ना हो, तो जब उतर जाते हैं सच बोलते हैं, तो उनकी जो सेमिनार डिस्कशन होती है भी, तो वो लोग कुछ डिस्कस करते हैं। अभी परसों शायद 2 दिन पहले भारतीय न्याय संहिता के बारे में चर्चा हुआ। एक क्या जो है लाइफ लॉ करके है, अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे आपके पास भी आएगा, तो वो डिस्कशन हुआ 2.5 आवर्स। तो उन्होंने काफ़ी एस्पेक्ट डिस्कशन किया। उसमें जस्टिस लकुर भी थे, वृंदा ग्रोवर भी थी, और मदन गोपाल वो भी थे, जी गोपाल थे। ऐसे काफ़ी लोग थे, काफ़ी वाइड डिस्कशंस हुआ। तो उनमें से जो बात आ रहा है, उन्होंने जो स्टडी किया, उसको जो बात उन्होंने एक्सप्रेशन जो किया, मैं आपको एक थोड़ा कुछ जिस्ट में 2-3 मिनट में बोलता हूँ। वो बोल रहे हैं कि ये कस्टोडियल जो पुलिस के ऊपर में मैक्सिमम अनब्रिडल्ड पावर, मैक्सिमम पावर पुलिस को दिया गया है। कस्टोडियल डेथ जो भी है और बढ़ेगा, टॉर्चर बढ़ेगा। और कस्टोडियल डेथ तो आपको जो मिलता है, वो तो कस्टडी में जो मर गया वो मिलता है, लेकिन जो कस्टडी से बाहर निकल गया और कूद के मर गया, उसकी तो रिकॉर्ड में नहीं है। वो खुदकुशी कर लिया, पंखे में लटक गया, वो खुदकुशी है। 7 साला बिल्डिंग से कूद गया, वो मर गया, वो भी खुदकुशी है। तो वो कस्टोडियल डेथ में नहीं आएगा। कस्टोडियल डेथ जो है ये बढ़ते जा रहा है, और गुजरात इसमें अच्छा नंबर उसका है, अच्छा रिकॉर्ड्स है। नंबर 1 है, 1 तो हर चीज़ में होगा ना। तो एवरीथिंग जो डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट के साथ साथ सबकी नंबर 1 होगा। अमेरिका में भी सब नंबर 1 है वर्ल्ड में, तो सबकी चीज़ में नंबर 1 ही है अमेरिका, इन एवरीथिंग्स। तो ये नंबर 1 के एक प्रकार का रिजल्ट है। तो ये भारतीय न्याय संहिता में इस बात को उन्होंने बोला, अनब्रिडल्ड पावर होगा, बेल मिलेगा नहीं। 15 दिन में आपको था,
वो 40 डेज 90 डेज भी हो सकता है, आपको पुलिस कस्टडी में रहना पड़ेगा आपको, फिर बाद आप चाहेंगे, आपको जस्टिस नहीं मिलेगा। ये सारे चीज़ उन्होंने एप्रीहेंशन बताया, सिटीजन के बारे में बताया उन्होंने। जो भी कुछ प्रोविजन जो था उसमें से आईपीसी में जो प्रोविजन में थोड़ा बहुत जो लिबरल जो लगेगा आपको अभी, जैसे मान लीजिए जो क्या नाम उसका, जो जेएनयू में पकड़ा गया था, अभी भी जेल में है, उमर का तो अभी भी तो निकल नहीं रहा है, वो तो हो गया, काफ़ी साल हो गया, बहुत अभी जनरल बेल के लिए अप्लाई किया है। तो आईपीसी में वही प्रावधान है। तो ये आने के बाद और क्या होगा मालूम नहीं। तो ये बीएनएस जो हो, भारतीय न्याय संहिता जो आने वाला है, हम लोग को पता, डिस्कशन नहीं हुआ, गुजरात के पेपर में भी बराबर आया नहीं, डिस्कशन हुआ नहीं, ओपिनियन लिया नहीं गया, और बाद में ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। हर चीज़, कोई भी पॉलिसी आता है बोलते हैं कि डिस्कशन, कंट्री वाइड डिस्कशन हो गया, पार्लियामेंट में डिस्कशन ही नहीं है, पार्लियामेंट्री कमेटी ने इसको विशेष डिस्कशन करने के लिए बोला, नहीं हुआ, फिर बाद में उसका अमल की बात आ जाएगी 1 जुलाई में। आप इतना हेस्टिक क्यों है, क्या कारण है आपके लिए, ये एक बात है। दूसरी बात है कि मैं जो बाद में भी थोड़ा वो डिटेल में बात हम करेंगे, किसान आंदोलन के बारे में थोड़ा बात करना जरूरी है। ये जो हमने लोग भी किसान आंदोलन के बारे में जैसे कंट्री के अंडर में एक बॉर्डर हो जाता है, हरियाणा पंजाब बॉर्डर हो गया, पंजाब हरियाणा दिल्ली का बॉर्डर हो गया, ये कोई कंट्री नहीं है, यूरोपियन कंट्री में भी आने जाने का प्रावधान है। अब ऐसे भी हम बॉम्बे में जाते हैं, यहाँ से बॉम्बे जाते हैं तो हम पूरा एक महाराष्ट्र के जाते हैं, वहाँ कोई चेक नहीं होता है। लेकिन अब अगर रैली लेके आ रहे हैं तो इसको रोक लगाई जाएगी, रास्ता काट दिया जाएगा, कांटा लगा दिया जाएंगे। बाद में तो अगर लोग आ जाते हैं, उनको पैलेट गन कश्मीर में यूज हुआ था वो यूज किया जाएगा। टीयर गैस सेल ऐसे नहीं, वो ड्रोन उड़ेगा, ड्रोन से छोड़ा जाएगा, रिमोट में, सब रिमोट हो गया, रिमोट में हम टीवी कंट्रोल करते हैं, रिमोट में हम सबको करते हैं, सो रिमोट में कंट्रोल होगा। ये टेक्नोलॉजी जो आता है हम बहुत खुश हो जाते हैं, टेक्नोलॉजी आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। अभी सरकार किसके सामने लड़ेगा बोलिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम अभी लड़ेगा अभी। अरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने गूगल का जेमिनी ने बोल दिया मोदी को फैसिस्ट, पकड़ो उसको, कैसे अरेस्ट करोगे आप। तो गूगल वाले अभी हैरान परेशान हो रहे, क्या करेंगे, कौन माफी मांगेगा। अभी गूगल माफी मांगेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माफी मांगेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूज का बंद होगा, क्या करेंगे आप। तो ये जो बड़ा आज को हंसी, कोई अगर कॉमेडियन अगर होगा, हास्य लेखक और सैटरिकल लेखक होंगे, सरकार को किसके सामने आवाज उठाना है, अगेंस्ट दी घोस्ट के सामने, भूत के सामने। जो भूत जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेमिनी जैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके सामने भी गुस्सा है, ऐसा कैसे बोल दिया, कैसे प्रोग्राम ये आपने कर दिया। ये बड़ा मजाक की बात है। लेकिन ये हमारा ह्यूमरिस्ट जो वगैरह आर के लक्ष्मण वगैरह थे, अभी ये वेनिशिंग स्पेसीज हो गए। वो भी पूरा सरकास्टिकली जो बोलना था एक जमाने में, जो आर के लक्ष्मण बोलते थे और नेहरू तक भी टॉलरेट करते थे, तो अभी अगर ऐसा कोई कर देगा तो गया, उसको तो काला पानी हो जाएगा। फिर काला पानी है नहीं है तो काला पानी हो जाएगा अभी। तो इस तरह की बात जो है, ये बड़ा विचित्र चीज हो रही है। ये क्या बोलते हैं इसको, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक तो बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके बारे में भी काफ़ी एक सतर्क रहने की बात हो गई है। ChatGPT कितना तरह का अगर खुलेंगे, आपको सब्सक्राइब करो, इतना पैसा दो, ये करो, स्टूडेंट लोग एक्साइटेड हैं, क्या होगा नहीं होगा, बहुत ये इस तरह का चल रही है। तो ये तो इन्हीं के सरकार में भी आ रही है सारी चीज़ को। तो किसान आंदोलन के टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर ये लोग जो स्प्रे किया, आग खराब हुआ, स्प्रे किए। बाद में इंटरनेट को सस्पेंशन करना आजकल तो बहुत ही साधारण बात है। अभी भूज में भी आंदोलन होगा, इंटरनेट सस्पेंशन, गांधीनगर में भी होगा, वहाँ भी इंटरनेट सस्पेंशन। आप ओल्ड पेंशन स्कीम के डिमांड करके आप इकट्ठा होंगे, आपके इंटरनेट सस्पेंशन होगा। ये सारे के सारे लोगों ने मान लिया नॉर्मल है, ये नियर नॉर्मल है, इससे हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए पूरा सब लोग उसको लेकर चिंतित नहीं है। अगर BSNL इंटरनेट कर दिया तो ठीक है, मैं वोडाफोन ले लिया, वोडाफोन से अगर हो गया तो और कुछ ले लिया, ऐसे करते करते, नहीं तो VPN लगा दिया, ऐसे करते अल्टरनेटिव है। तो कुछ स्मार्ट पीपुल हैं तो उनके लिए कोई चिंता की बात नहीं होती है। तो ये बात में जो इंटरनेट सस्पेंशन करना, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट हैज़ गिवन स्ट्रिक्चर्स दिया है। जो अनुराधा भासीन ने कश्मीर में जो इंटरनेट सस्पेंशन हुआ था, उसको लेकर उन्होंने जो बोला था, बहुत ही क्लियर लैंग्वेज में बोलने के बाद भी अभी भी हाई कोर्ट ने जो बताया, ये हरियाणा हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने बताने के बाद भी उसके ऊपर में कोई ये नहीं। जब किसान आंदोलन चल रहा था,
उस टाइम यूपी में था, इंटरनेट चल ही नहीं रहा था, पूरा बंद कर दिया था, मैंने खुलता नहीं था, कुछ भी नहीं खुलता था। तो ये सब लोग बोलते थे हमारा इंटरनेट काम नहीं कर रहा है। तो ये सरकार इंटरनेट बंद भी कर सकती है, स्लो भी कर सकती है, बंद भी कर सकती है। तो लोग लेके इसको पता नहीं चल, कुछ जगह में चलेगा, कुछ जगह चलेगा नहीं। ये अनदर फेनोमेना भी हिसाब से आ रहा है। गुजरात से ही शुरू होता हुआ था ना, हाँ, गुजरात में सब कुछ शुरू होता है। और एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि पता नहीं द्वारका को लेकर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैं वो पानी में डुबकी मारना, ये तो हमारे तो एक जॉन स्टेनबेक का कहानी है। एक ये पियरल करके मुक्त का, ये जो है ना समुद्र के नीचे निकलता है, क्या इसको मुक्ता कहते, क्या बोलते इसको, पियर है, मोती के लिए जाते हैं। तो एक ड्राइवर था, वो बाद में इसको बहुत बड़ा मिल गया, इतना बड़ा, तो इसको किस्मत बदल सकती है। तो आने के बाद उसके पास व्यापारी आ गए, उसको शहर में जाके बिक्री करेगा, उसको लेकर स्टोरी है। अल्टीमेटली वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाके बाद में समुद्र में फेंक देता है। वही नोबेल प्राइज उससे उनको मिला था। अभी मान लीजिए, अभी मुझे लगा कि वो देखने के बाद लगा कि अभी वो तो ड्राइवर जो जाते हैं ऐसे ही डुबकी लगाते थे, कहाँ है जाने चाहते हैं, जितना टाइम मिला वो श्वास रोक के जितना हो सकता है लेके आ जाते थे। और तो अगर मान लीजिए अगर टूरिज्म अगर है, डाइविंग का अगर टूरिज्म अगर है, तो ये ऐसे प्रावधान सबको मैंने मिलता है। तो आपको ऐसा मैंने पूरा कॉम्पैक्ट ऑक्सीजन, चारे बाजू में 5-6 आदमी, अंडरग्राउंड शूटिंग्स भी आपको होता है। अंडरग्राउंड शूटिंग से, लाइव शूटिंग से वो टेलीकास्ट होता है, लोग देखते हैं, दुनिया में देखते हैं। अगर होता है, मैं ऐसा भक्त तो हमारे देश में मेरी माँ को भी इच्छा होगा होने करने के लिए, मेरे पिताजी को भी इच्छा होगा, बाकी लोग हमारे धार्मिक जो लोग हैं वहाँ भी पूरी के समुद्र में डुबकी लगाने की इच्छा भी करेंगे, ये तो होगा ही। तो ये बड़ा मतलब बहुत लोग बताए भी। और इसको लेकर फिर पता माइथोलॉजी, ये तो हुआ जो हुआ। और इंडियन मिलिट्री नेवी वॉज एनगेज फॉर दिस थिंग्स, ये एनगेज में नेवी वॉज एनगेज, तो पूरे एनगेज रहे। और बाद में उसका तो जो हुआ आप सब जानते हैं, मैं इसको बारे में बोलने से डर की बात है, अब सब ज़्यादा नहीं बोल सकते हम। तो अब लगता है ताला लग गया जैसा लगता है, इमरजेंसी जैसा लगता है मुझे, तो ऐसी बात है। लेकिन एक माइथोलॉजिकल बात चल रही है, माइथोलॉजिकल बात, वो डिबेट नहीं हो सकता है। अगर आप, एक कहावत है कि आप विश्वास करेंगे हरी मिलेगा, आपको विश्वास कर लें हरी मिलेगा। जैसे आप हमारे नृसिंह अवतार में है ना, कहाँ है तुम्हारा भगवान, बोले यहाँ है, तो मारा लात, तो वहाँ से नृसिंह अवतार निकल पड़े। बाद में भक्त प्रहलाद का स्टोरी आप जानते हैं। तो विश्वास से मिले हरि, तर्क के बहुत दूर, तर्क करेंगे तो वो नहीं, कोई नहीं मिलेगा, नहीं कोई भगवान भूत प्रेत कोई नहीं मिलेगा। तर्क करेंगे तो सब भाग जाएंगे, भगवान ही भाग जाएंगे, सब चले जाएंगे। तो ये जो अगर करेंगे आप, इतनी 1000 साल पहले मंदिर था। तो अभी एक बंदा अभी निकला हुआ है देवदत्त पटनायक करके, वो उससे पहले भी काफ़ी लोग बोलते थे। अभी वो लोग लोनली ऐसे एक अरण्य रोदन कहते हैं। इतनी बड़ी जो बातें चल रही है, ये अरण्य रोदन मतलब ये जो पाप बोल रहे हैं 7000 साल पहले था, नहीं 2500 पहले ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। रामायण इतनी दिनों में लिखा गया, महाभारत गुप्त डायनेस्टी में लिखा गया, वो सब डेटिंग कर रहा है। ये अकेले नहीं कर रहे, पहले भी बाकी लोगों ने किया हुआ है। गीता इतने साल में आया है किताब के हिसाब से, वो किए हुए हैं। तो ये बात करते हैं, लेकिन उनको तो वो बोलते हैं, अभी कोई पढ़ता वढ़ता नहीं उनको, सब पढ़ता कुछ इंटरेस्टेड लोग पढ़ते होंगे, हमारे जैसे लोग पढ़ते होंगे कि ये जो 7000 साल 9000 साल हरपन सिविलाइजेशन का रिकॉर्ड 5000 साल महिंदारो, उससे पुराना कैसे होगा। नहीं, आप तर्क नहीं कर सकता, आर्कियोलॉजिकल नहीं, हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं, साइंटिफिक बात नहीं करना है, साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करना ही नहीं है। हमने बोल दिया, वो सत्य हो गया, पूरा हो गया। ये आप मानो तो मानो, नहीं तो आपको बिल्कुल गेट आउट कर दिया जाएगा, सोसाइटी से गेट आउट कर दिया जाएगा। इस तरह की बातें जो चल रही है, तो सर के जो इंस्टीट्यूशन जो चल रहे, कॉलेज का इंस्टीट्यूशन, प्रोफेसर्स, सोशोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, उनका क्या काम है अभी। तो वहाँ तो अभी एंथ्रोपोलॉजी को चेंज हो जाएगा, सब गेरू कपड़ा पहन के या कोई ग्रीन कपड़ा पहन के, जो जिस धर्म को मानते हैं वाइट कपड़ा मान के सब बैठ जाएंगे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हिस्टोरियन हो जाएंगे, वो जो कहेंगे वही सच हो जाएगा। अब बाकी तो अब कुछ होगा नहीं, मान आप तो डिस्प्यूट तो नहीं करेंगे। तो ये पीरियडाइजेशन ऑफ दी जो हमारा जो ये है, जो इपिक है रामायण महाभारत, सत्य मानेंगे तो वहाँ प्रॉब्लम्स है। रामायण आगे है कि महाभारत आगे है, उस महाभारत सत्य है, तो सत्य है तो महाभारत कैसे आगे हो सकता है। लैंड तो कल्टीवेशन तो महाभारत में है नहीं है, जो रामायण में है। तो ये कंट्रोवर्सी डिस्कशन आप नहीं कर सकते। आप डिस्कशन करने से
आपके यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट बंद कर दिया जाएगा, फिनांस बंद कर दिया जाएगा, या और अनदर फैक्टर्स भी है। तो ऐसे सारे बातें हो रही है। इसी बीच में और भी कुछ हुआ है, हमारे कुछ इलेक्शंस आ रहे हैं, तो डाटाज बहुत आ रहे हैं अभी इलेक्शंस का, बहुत डाटा आ रहे हैं। प्रगति और प्रगति के बीच में कुछ कंपेरेटिव डाटा होगा, 2-3 साल का, तो आपको डिक्लाइन भी दिखाई देगा। तो ये तो वो प्रेस वाला बेकार है, उसने ठीक से ये नहीं किया। एक व्हाइट पेपर आया हुआ है, इस व्हाइट पेपर के बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। विल डिस्कस अबाउट द व्हाइट पेपर बाय द बीजेपी गवर्नमेंट, अभी आया हुआ है। उसमें कुछ डाटाज वगैरह है, जीडीपी वगैरह ये सब है, तो ये बात हम करेंगे ये इसके बारे में। लेकिन जो मूल जो बात है, मैं जो कहना चाहता हूँ कि ये असेंबली में, गुजरात असेंबली में जो बात आया, 170 मजार्स, अबाउट रफली 170 मजार्स गुजरात में डिमोलिश कर दिया गया। ठीक है, ये तो हमारी बात नहीं है, हमने इतने हमारे पास नेटवर्क भी नहीं, हम इतना सर्वे कर पाएंगे। ये गवर्नमेंट के रिकॉर्ड से बोला गया। तो ऐसे ही दिल्ली में एक मस्जिद को मैंने जो हल्द्वानी से पहले इसको वहाँ तोड़ दिया गया, जमीन दोस्त कर दिया गया। बाद में हल्द्वानी में हुआ, हल्द्वानी में जिसको पुराना नाम काठगोदाम है, आप जानते होंगे, जो तराई जंगल था, ब्रिटिश लोगों ने इसको तराई जंगल काट काट के वो रेलवे का स्लीपर बनाया, वो काठगोदाम कहा नैनीताल का एरिया में। और उसी कुछ मजदूर लोग काम करते करते वहाँ गए, रह गए, बाद में वो लोगों ने कॉलोनी बन गया। फिर बाद सब जो विश्वास करते हैं वो लोग गए, सब जो विश्वास करते हैं, विश्वास करने वाले मंदिर मस्जिद ये सब हुआ उधर, उसके हिसाब से मैंने कुछ एक्साइजल सेक्शन भी आए। तो वहाँ जो मेजर टारगेट हुआ, मस्जिद को तोड़ा गया। और ये सब झगड़ा झगड़ी करने के बीच में कौन पहले मारा, कौन पहले, कौन किसको पहले बोला, वो बात है। उस वक्त क्या आप इसको तपास करेंगे। जो घटना जो हुआ, तो घटना में तो 7 लोग मरे, आई थिंक 7%, 7 लोग मरे, मस्जिद टूटी, एक प्रकार का कमोशंस, एक प्रकार का बहुत बड़ा तनाव खड़ा हुआ, अभी भी तनाव है। उसके बारे में आने कल इसको डिस्कशन हमने अरेंज किया हुआ है, वो हल्द्वानी से उत्तराखंड से डिस्कशन होगा। आप लोग 8 से 9 1 घंटे का डिस्कशन हैं। तो जो एक तिवारी जी करके हैं, वो जो पत्रकार हैं, और एक सर्वोदय के कार्यकर हैं, आई थिंक शेख साहब कोई हैं, तो वो 2 करेंगे। उसका मुकेश सिम्बाल जो है वो मॉडरेट करेंगे। 8 से 9 बजे तक ये उसका डिस्कशन होगा। लिंक आपको लोगों को आप ले लीजिएगा और दे दीजिएगा, उसका सबको लिंक दे दिया जाएगा। तो ये इसके बारे में, हल्द्वानी के बारे में डिटेल डिस्कशन फ्रॉम देयर इटसेल्फ, फ्रॉम नैनीताल देहरादून से डिस्कशन डायरेक्टली हमको हमारे पास पहुंचेगा। तो इसलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा मैं फोकस मैं नहीं कर रहा हूं। अगर ये भाभी, तो आप रेडी हो भाभी? हाँ, आप आइए। हाँ, इस्लाम हुसैन, वो गांधी, वो सर्वोदय कार्यकर हैं वहाँ के, वो बोलेंगे, जर्नलिस्ट भी हैं। तिवारी एक हिंदी में बोलेंगे, अंग्रेजी में बोलेंगे। हाँ। तो ये जो बात है, तो मुझे लगता है कि अभी हम लोग डायरेक्टली जाएंगे अभी। ये जो वो व्हाइट पेपर जो निकाला है सरकार ने, कंपैरेटिव, तो बहुत क्लेमिंग है, सरकार का क्लेम बहुत है, और स्टैटिस्टिक का खेल चल रहा है। और स्टैटिस्टिक खेल में हम घबरा जाएंगे। अंक शास्त्र में हम लोग थोड़ा कमजोर हैं। ऐसे तो मुझे पूछेंगे तो आप कॉपी कभी जिंदगी में किया है? मैंने किया है। क्या, कैसे किया? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था उसको मुझे याद नहीं आता था, मैं डेस्क में लिखा था 1857, फिल इन द ब्लैंक में कर एक मार्क मिलता था। तो मुझे नंबर कभी याद नहीं आते थे। तो मुझे अब नंबर से थोड़ा नफरत भी है, पैसे से भी नफरत भी है। अगर आप पैसे दे दें गिनती करने के लिए, मुझे आप गिनती कर लो, ऐसा होता है। तो ये नंबर के साथ मेरा एक प्रकार रिजेक्शन है। तो ये मैं भाविक भाई को उनको दिया थोड़ा लेवर करके, वो थोड़ा बात को पेश करेंगे, फिर वी शैल डिस्कस अबाउट ऑल दिस थिंग्स। और क्लेम, काउंटर क्लेम, वो जो बात है उसके बारे में बात होगी। तो मुझे लगता है कि थोड़ा इसके बारे में व्हाइट पेपर और इसका एक जीस्ट है, ये पूरा टोटल व्हाइट पेपर का नहीं है, इट इज जस्ट ए जीस्ट इन सम पेजेस। आपकी जो सारू ये एक्चुअली
वाइट पेपर जो बीजेपी ने निकाला है उसका जो सही आंकड़ों के साथ अगर एनालिसिस करते हैं तो पूरा बीजेपी का ब्लैक एंड वाइट सामने आ जाता है। उन्होंने सबसे पहले जो दावा किया है कि जीडीपी को हम मतलब 9% से भी ज़्यादा हम लेकर गए हैं और ये यूपीए गवर्नमेंट में वो काफ़ी गिर गया था, 8% से भी कम हो गया था। तो उसके सामने जो आंकड़े हैं, मतलब जब एनडीए की सरकार है तब 2022 में वो 7% है, 2021 में 9.05% है, 2020 में 5.83% है और 2019 में 3.87% है, 2018 में 6.45% है, 2017 में 6.8% है, 2016 में 8.26% है, 2015 में 8% है, 2014 में 7.41% है, 2013 में 6.93% है और 2010 में 8.5% ये है। यानी देखने जाओ तो उनके जीडीपी में और यूपीए के जीडीपी में जो उतार चढ़ाव है उसमें कोई खास फर्क ये है नहीं। वही मतलब थोड़ा बहुत आंकड़ा इधर उधर का ये रहता है, तो उसका ये है। दूसरा उन्होंने बताया इन्फ्लेशन रेट का, महंगाई फुगाओ, तो उसमें भी उन्होंने मतलब ये देखने वाली बात है कि खास करके ये जो इन्फ्लेशन रेट का जो काउंटिंग है वो उन्होंने बाद के समय में वो मतलब कि एकदम पब्लिक करना छोड़ दिया था, लेकिन वो वाइट पेपर में क्लेम कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन रेट 2004 से 14 में 8.2% जितना हाई था, जबकि फिस्कल ईयर 14 से 23 में वो 5% था। लेकिन हकीकत ये है कि अभी दिसंबर 2023 में जो ये आंकड़ा उसका लिया तो वो 5.69% था, जो जस्ट उसके पहले के नवंबर 2023 में 5.55% था और उसमें मार्केट का फोरकास्ट 5.87% था। यानी पिछले 4 महीने में ये सबसे हाईएस्ट इन्फ्लेशन था। अब फूड इन्फ्लेशन इसमें जो है वो 8.7% से आगे बढ़कर 9.5% हो गया। यानी गवर्नमेंट ने जो आंकड़ा दिया है उस हिसाब से 2014 में 6.65%, 2020 में 6.62%, 2022 में 6.67%, 2007 में 6.37%, 2006 में 5.58%, 2005 में 4.25% और 2004 में 3.77%। यानी खुद गवर्नमेंट का आंकड़ा दिखा रहा है कि इन्फ्लेशन रेट 2004 से 14 में उल्टा कम थे। तो ये उनका जो ये है आंकड़ा। दूसरा जो हाँ, तीसरी जो बात है ब्लैक मनी की, उसको लेकर हम लोग हमेशा एक जोक ये करते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भाई मैं स्विस बैंक से ब्लैक मनी लाऊंगा वापस और सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। बाद में जो कि अमित शाह ने क्लेरिफाई किया था कि ये तो जुमला था। तो मतलब उसको लेकर जो उनका जो दावा है कि ब्लैक मनी यूपीए के टाइम पे इतना सारा बढ़ गया था कि और हमने उसको काफ़ी ये कम कर दिया। लेकिन अभी जो एस्टीमेट है, एग्जैक्ट आंकड़े तो नहीं है, लेकिन एस्टीमेट जो है वो ये है कि अभी प्रेजेंटली इंडिया में ब्लैक मनी 181 बिलियन डॉलर से 1.8 ट्रिलियन डॉलर के बीच में है और ज़्यादातर मतलब यानी ये
पिछले दशक में काफ़ी हद तक उसमें बढ़ावा हुआ है। और हम जानते हैं कि जैसे ये मनी कहाँ जाता है, तो हम अगर एस्टिमेट करें तो एस्टिमेट ये कर सकते हैं कि जैसे ये इलेक्टोरल बॉन्ड हुआ जिसमें किसी को डिस्क्लोज नहीं करना है, या इवन जो इलेक्शन फंड जो पार्टी को जाता है, बीजेपी को सबसे मैक्सिमम जाता है, फिर कांग्रेस को जाता है, उसको भी डिस्क्लोज नहीं करना है। तो ये सारे मतलब सोर्सेस है ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए। तो ये एक है। उसके बाद ये है कि उनका कहना है कि यूपीए के मुकाबले एनडीए के टाइम में जो लोगों का जो खर्च अपने पॉकेट से जो खर्च करने का था वो कम हुआ है। लेकिन खुद गवर्नमेंट के जो ये आंकड़े हैं, मतलब नेशनल हेल्थ अकाउंट्स जो है वो 2019-20 के, उसका एस्टिमेट है कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर वो 52% है। जो वर्ल्ड का जो एवरेज ये एक्सपेंडिचर जो है वो सिर्फ 18% है, उसके मुकाबले हमारा 52% है। और यूपी जैसे राज्य में तो वो 71.3% जितना ऊंचा है। एक और बात जो जनरली जिसका दावा मोदी सरकार शुरू से करती आई है वो है ये जो शौचालय की बात, ये खुले में शौच का हमने काफ़ी ये किया है। तो वो भी उन्होंने वाइट पेपर में ये मतलब ऐसा दावा किया है कि हमने मतलब ये ओपन डिफेकेशन जो है उसको काफ़ी कर दिया है। लेकिन अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो खुद गवर्नमेंट का हेल्थ एंड ये जो डिपार्टमेंट है वही जो सर्वे ये करते हैं, उनके हिसाब से ऐसे है कि अभी तक 19% हाउस होल्ड्स ऐसे हैं जो मतलब ओपन डिफेकेशन में जाते हैं, प्रैक्टिस ओपन डिफेकेशन, यानी वहाँ तक टॉयलेट पहुँचा नहीं है। और इतना ही नहीं, मतलब ये NFHS 5 में ये भी दिखाया गया है कि लक्षद्वीप जो अभी जो हाईलाइट में आया था, तो वो लक्षद्वीप के अलावा और कोई राज्य या कोई यूनियन टेरिटरी नहीं है जहाँ पे 100% लोग मतलब ओपन डिफेकेशन में ना जाते हो। यानी हर जगह पे कहीं पे 2%, कहीं पे 5%, कहीं पे ज़्यादा, एग्जैक्ट परसेंटेज इसमें नहीं दिया है, लेकिन ये है। तो वो जो ओपन डिफेकेशन का जो बात है उसमें भी कहीं पे नज़दीक वो नहीं पहुँचे हैं। दूसरा, इसके अलावा भी जो हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं और नरेंद्र मोदी का फोटो देखते हैं कि उज्ज्वला योजना में उन्होंने सबसे ज़्यादा मतलब गरीब परिवार को ये कर दिया, सामने जो सिलेंडर का भाव बढ़ गया उसके बारे में भी अगर हम बात ना करें तो भी यही जो NFHS 5 उसने उसके हिसाब से शहरी लोगों में 88.6% लोगों के पास LPG या PNG गैस है, लेकिन रूरल जो हाउस होल्ड्स है उनके पास सिर्फ, उनमें से सिर्फ 42.3% लोगों के पास LPG है। यानी अगर हम टोटल एवरेज अगर हम निकालें तो सिर्फ 57.7% लोग ऐसे हैं देश में कि जो मतलब शहर और गांव दोनों मिला के जो LPG PNG का इस्तेमाल करते हो। तो ये उसके बारे में ये है। अब आधार कार्ड की जो बात करें, आधार कार्ड का वो अभी वो दावा कर रहे हैं, लेकिन वो लोग शायद भूल गए हैं कि जब यूपीए ये आधार कार्ड को लेकर आई थी तब सबसे ज़्यादा विरोध बीजेपी ने किया था, और ये अरुण जेटली ने तो उसको निराधार कार्ड कह के बुलाया था। और जब बीजेपी सरकार में पहले आई तो उन्होंने बताया था कि हम आधार कार्ड को मतलब किसी के साथ लिंक करने का हम मैंडेटरी नहीं करेंगे, लेकिन बाद में हम देख रहे हैं एक के बाद एक हर एक के चीज़ के साथ अभी जैसे अभी भी ऑफिशियली जो स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स का है उसका आधार से लिंक करना अभी तक कंपलसरी नहीं हुआ है, लेकिन अगर वो आधार से लिंक नहीं है तो उसका स्कॉलरशिप नहीं आता है।
तो ये जो आधार का जो बात है तो उसमें, और दूसरा जो आधार में प्रॉब्लम होता है वो खास करके प्रॉब्लम होता है जो लोग राशन की दुकान से जो अनाज लेते हैं, तो उनका जो बायोमेट्रिक, ये जो अंगूठा और ये जो लेने की जो बात है, उसमें खास करके जो बूढ़े लोग हैं या जो महिलाएं हैं जो मतलब सब्जी काटती है या मतलब इस तरह के काम करती है जिसमें उसकी उंगली घिसती है, तो उसके अंगूठों का जो प्रॉब्लम होता है, तो ये जो बायोमेट्रिक की वजह से उनको ये प्रॉब्लम होता है। तो ये प्रॉब्लम तो अभी भी और प्रिवेल कर रहा है और ज़्यादा प्रिवेल कर रहा है। तो ये भी उनका मतलब कोई ये नहीं है। इसके अलावा जो है कि लोगों का खर्च करने का जो ये है, तो वो भी मतलब इस सरकार में क्या बोलते हैं कि मतलब कम हुआ है। वो कह रहे हैं कि ये जो सर मतलब एनडीए गवर्नमेंट का दावा ये है कि 2011-12 में ये 2008 सॉरी 2022-23 में ये 2008 था, सॉरी ये 2011-12 में 3510 था, वो ये 2022-23 में 2008 हो गया। लेकिन नेशनल सैंपल सर्वे जो हम एनएसएस वो जो सर्वे करता है, वो भी तो गवर्नमेंट का ही बॉडी है। तो उसके हिसाब से 2009-10 में ये एक्सपेंडिचर 56.98% था, वो 2022-23 में कम होकर 46.38% हो गया है। यानी और उसमें जो शहरी लोग हैं उसका फूड शेयर जो है वो 2009-10 में 44.39% था, वो 2022-23 में कम होकर 39.17% हो गया। इवन मतलब खाने को मिल रहा है, लेकिन शायद मतलब बच्चों की पढ़ाई से लेकर बाकी सब में इतना खर्चा हो रहा है कि वो खुद का खाने का खर्चा काट रहे हैं। जैसे सीरियल्स का भी इसमें दिखा है, कंजम्पशन ऑफ सीरियल्स, ये 2009-10 में 13.77% था, वो 2022-23 में 4.91% हो गया। तो ये जो मतलब ये हुआ। दूसरा जो है एक और हमारा जो हमेशा इसके लेकर चर्चा होता है वो है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो उसके बारे में भी उन्होंने ये जो दावा किया है, उसके सामने आरबीआई ने जो आंकड़े बाहर निकाले हैं उसके हिसाब से ये 2012-13 में 98,693 करोड़ 98,693 करोड़ था, वो 2017-18 में बढ़कर 5,20,838 हो गया, 38 करोड़ हो गया। और फिर थोड़ा 2020-21 में कम हुआ, वो 2,58,228 करोड़ जितना हो गया। तो ये भी ये है। हाँ, एक बात ये है कि वो लोग जो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज का जो बता रहे हैं, तो उसमें उन्होंने काफ़ी ये किया है, लेकिन ज़्यादातर इसमें हम जानते हैं कि जो रास्ता जो बन रहा है, एक तो उसका क्वालिटी बहुत मतलब पुअर है, मतलब सब स्टैंडर्ड ये है। एग्जैक्टली मान लो कि पुअर अगर हम ना भी बोले तो भी सब स्टैंडर्ड उसका क्वालिटी है। दूसरा चीज़ कि उसका बार बार जो मरम्मत करवाना पड़ता है, और बार बार जो ये इतना सारा पूरे देश भर में फ्लाईओवर और ये सब बन रहा है, तो जो कंस्ट्रक्शन कंपनियों को, ये सीमेंट और ये सब की फैक्ट्रियों को जो मुनाफा हो रहा है, तो उसके कारण उनको मतलब ये अच्छा लग रहा है कि हाँ चलो इंफ्रास्ट्रक्चर ये करेंगे तो हमारा तो मुनाफा ये चालू ही रहेगा। उसके बाद उन्होंने क्लेम किया है कि हमने मतलब रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हमने किया है। अब रेलवे की बात तो मान लो कि इलेक्ट्रिफिकेशन जो भी हो, लेकिन वो किसके लिए किया है देखने जाए तो रेलवे में उन्होंने
एटलीस्ट यहाँ गुजरात में तो ये हुआ है, बाकी स्टेट का मुझे मालूम नहीं, लेकिन लोकल ट्रेन्स बंद हो गई है। सभी ट्रेन मतलब मेमू चलती है, लेकिन मेमू का स्टेटस एक्सप्रेस का है, उसका भाड़ा एक्सप्रेस का है, तो आपको वो एक्सप्रेस भाड़ा उसको आपको देना पड़ेगा। अभी कुछ ट्रेनें ऐसी है जो सुपर फास्ट का दर्जा है उसका, लेकिन वो ट्रेनें भी अपने डेस्टिनेशन पे 4 घंटे 5 घंटे 7 घंटे लेट पहुंचती है और रेगुलरली लेट पहुंचती है। और तीसरी बात ये है कि रेलवे में स्लीपर कोच जो है, स्लीपर कोच और जनरल कोच तो पहले भी कम कर दिए थे। जनरल कोच मतलब एक आगे और एक पीछे, सिर्फ 2 जनरल कोच रहते हैं। और स्लीपर कोच भी अब जो पहले ज्यादा था, मतलब 12 13 14 ऐसे मतलब डब्बे होते थे, उसकी जगह पे अभी 6 7 8 डब्बे रहेंगे। बाकी सारे एसी डब्बे बढ़ा दिए हैं। अब एसी डब्बे का तो जो प्राइस है वो तो काफी मतलब एटलीस्ट मिडिल क्लास के लिए तो ये बहुत मुश्किल है। तो ये जो मान लो कि अगर ये एक्सप्रेस ट्रेन्स कम हो गई है और लोकल ट्रेन्स बंद हो गई है, तो उसका असर जो डेली पैसेंजर्स जो मतलब ये अप एंड डाउन जो करते हैं, तो वो कम्यूटर्स के लिए भी ये बहुत बड़ा मामला ये हो गया है। इतना ही नहीं, आप देखिए कि सेम बिना ड्राइवर 80 किलोमीटर गाड़ी। हाँ, वो एक्सीडेंट्स में ये सब तो है ही। हाँ, वो तो जो मतलब उड़ीसा में जो ये हुआ और ये सब वो तो है ही। लेकिन ये जो डायरेक्टली उनका जो पॉलिसी के हिसाब से आप देखें, तो यूपीए के मुकाबले आप देखिए कि मैक्सिमम सर्विसेज जो रेलवे की है वो सब प्राइवेटाइज हो गई है, वो सब आउटसोर्सिंग हो चुका है। वहाँ पे कोई रेलवे का एम्प्लॉय नहीं है, वहाँ पे मतलब ये प्राइवेट एम्प्लॉयज ये है, प्राइवेट कंपनियों को ये आप सफाई का बोलिए कि आप ये जो चादर और ये देने का सबब बोलिए, सब सर्विसेज जो है वो सब में तो प्राइवेटाइजेशन एक बड़े पैमाने पर ये कर दिया है। तो इलेक्ट्रिफिकेशन किया है, तो वो पैसे वालों के अलावा और किसको काम आने वाला है, वो सबसे बड़ा सवाल। सीनियर सिटीजन को 50% और फिर उन्होंने बताया है एयरपोर्ट्स का। तो एयरपोर्ट्स का भी हम जानते हैं कि कितने सारे एयरपोर्ट्स को उन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया है और दूसरे प्राइवेटाइज करने का लिस्टिंग में है। हमारा अहमदाबाद का ही तो अडानी एक टाइम पे तो पूरा उसने नाम चेंज कर दिया, अडानी एयरपोर्ट कर दिया। फिर लोगों का गुस्सा हुआ कि सरदार पटेल का नाम कहाँ गया, तो फिर उन्होंने बोला नहीं सरदार पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही है, लेकिन वो हो गया प्राइवेट, मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हाथ में वो नहीं है। तो उस तरह से एयरपोर्ट्स भी सब प्राइवेट ये हो रहे हैं। खुद आप देखिए एयर इंडिया पहले से ही बहुत मतलब ये घाटे में चल रहा था, उसको भी बंद कर दिया गया। तो ये सारा जो मतलब जो क्लेम है उसके सामने हकीकत ऐसी है कि रादर जो पहले के मुकाबले हमारा जो लाइफ का मतलब जीवन धोरण जो है वो उल्टा एकदम मतलब उल्टा डाउन हुआ है। हमको जो मिलती जो फैसिलिटी है उसका क्वालिटी भी बिल्कुल ये डाउन हुआ है। आप एक दो कहीं इधर उधर का अगर कोई सिद्धि बता सकते हैं तो मुझे मालूम नहीं हो अगर कोई हो तो, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखिए तो लिविंग स्टैंडर्ड जो एक इंडियन सिटीजन का जो होना चाहिए या जो था उसके मुकाबले काफ़ी ये कम हुआ है। तो ये जो वाइट पेपर में जो सब क्लेम किया है उसके सामने हकीकत पूरा बिल्कुल उससे उल्टा है। ડોલર અત્યારે આવી ગયા છે 83 રૂપીસ મને બહુ મને 83 રૂપીસ 83 तीन स्टेटमेंट में आपको दूंगा। एक तो मैंने अपने आप से 3-4 साल पहले लिखा था फेसबुक में कि अगर होल पार्लियामेंट राज्यसभा और लोकसभा सब बीजेपी हो जाए तो क्या होगा, अपने वजन से वो टूट जाएगी। नो, दैट इज वन थिंग। सेकंड थिंग, जॉन एफ कैनेडी वंस सेड कि आई वुड रादर बी ए स्टेट्समैन देन अ बिजनेसमैन।
मैं सेल्समैन बनना नहीं चाहता हूं। यहाँ क्या होता है कि मोदी वांट्स टू सेल एवरीथिंग, ही बिकम्स अ सेल्समैन, ही इज नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड। थोड़ा मैं इंग्लिश में ज्यादा बोल सकता हूँ इसलिए एक्सक्यूज मी। तो ही मूव्स ऑल ओवर द वर्ल्ड और सबको दिखाते हैं कि हमारी 140 करोड़ की जनता आपके लिए वेट है, ले लो। सो ही वांट्स टू सेल एवरीथिंग इवन टू अदानी और प्राइवेट ऑल्सो एंटरप्राइजेस एंड गेट द एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज कि भाई नहीं, है तो वर्ल्ड लीडर है। वर्ल्ड लीडर तो है नहीं। बिजनेस में तो ऐसा है कि अगर ये मेरा ग्राहक है तो मैं उसको मतलब पूजा भी करूंगा, बट आई डोंट हैव एनी अदर इंटरेस्ट। So Kennedy very rightly said that I would like to be a statesman rather than a salesman. ये कहा था। और दूसरी चीज ये कहा था कि no, don't forget, no, you can forgive your enemy, but then don't forget his name. आप चाइना का नाम नहीं भूल सकते हैं। That is one thing if you imply like this. या दूसरी बात जो ये स्टैटिस्टिक की चीजें, मैं तो आई एम ओनली ए साइंस ग्रेड, बट आई लव फिगर्स। तो ये ऑल दो स्टैटिस्टिक्स आर यूजलेस। पहले तो जीडीपी लो। जीडीपी में इट इज सेड कि ऑल द स्मॉल बिजनेसेस एंड इंडस्ट्रीज विच मेक्स ए बिग चंक ऑफ आवर इकोनॉमी इज नॉट कंसिडर्ड इन जीडीपी। जीडीपी में सिर्फ बड़े बड़े बिजनेस है, उनका जो टोटल है उसका इंक्रीज बताया हुआ है। बट ऐसा है ना, घर में 3 बच्चे हैं और एक की आवक 1 लाख रुपीज है और दूसरे की 10-10 हजार है। यू कट दोस 10,000 जो हमारी 10 लाख की है, 1 लाख की हमारी इनकम है। बट इफ यू कंसिडर दोस 2 बॉयज एंड फाइंड आउट द एवरेज बिटवीन द 3, देन इट विल बी 40,000 ओनली पर कैपिटा। So this is what I have read also in YouTube also. So GDP is a very deceptive, in a very deceptive way they have put GDP, so which is not true. If 80 crore people are given free ration, where is the development? आप लोग खुद बोल रहे हो कि out of 140, 60 crore people only 80 crore. Only 60 crores are happy. Baki 80 crores they are just begging balls. So that is contradicting first thing. And as he said that no expenditure. Now when we say expenditure, no expenditure is to be compared with the income. And if consider to income, if the expenditure is more or less, then you can have a different analysis. लोग कहते हैं कि भाई $1 is 1 rupee इन इंडिया, ऐसा नहीं होता है। पैरिटी तो ये पैरिटी नहीं होती उसकी। तो दैट इज वन मोर थिंग। सेकंड थिंग, यस, ये जो ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो है, इट इज प्योरली you can see that it is the generator of black money. You are not answerable. State Bank of India is not supposed to give you any information. They are also not supposed to. आज गुजरात समाचार में था, thousands of crores, I forgot the figure, but have been donated to only Adani, only BJP, and rest small chunk of people that is spread between the parties. How they are going to fight? There is no level field for all the parties to fight. वो level field तो है नहीं। आप डेविड के सामने गोलायत को खड़ा करते तो राक्षस के सामने ये छोटा सा बच्चा अगर खड़ा हो जाता है, दैट वेरी लेवल फील्ड। सो दैट इज अनदर थिंग दैट दे हैव डन। और थर्ड थिंग एक जो है कि इस रामायण महाभारत की जो बात करी ना, दी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, मैं वो भी पढ़ता हूँ ज्यादा, मतलब आई लव दैट। द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस शोज, you may not like it, but the archaeological evidence shows that is nothing like Ramayana or Mahabharata. One. And during the time of Chandragupta till Ashoka and later on, Buddhism prevailed. और उसके पहले the people came from the northeast, from Eastern Europe, Afghanistan and all. Afghanistan also was part of India, Gandhar. So they came from there. They affected the Indus Valley civilization, and they came. And Sanskrit became later on known. Before that, Prakrit and Magdi and all those languages were quite known.
So the names of Krishna, Arjuna, Ram never existed at that time in the history. The stone addicts which have been discovered by right from Britishers to other people of Indians also, they have seen that like before you had sung and others came, no, these were the stories in the north of India, एक स्टोरीज थी जैसे ईसॉप के जो आते हैं ना स्टोरीज ऑफ ईसॉप like that they were stories of Aesop and those names were taken away. Vishnu was called, Buddha was called avatar of Vishnu, but actually if you see in Indonesia and other places, the sleeping Buddha, no, they have converted him into Vishnu and the stories are actually accordingly made. Right from those days, no, we people, we have very good qualities. We are philosophical and no, we have say very emotional population. But as far as rational thinking, logical thinking, and challenging the facts were not in our blood. So, whatever, I was saying, being science student, many of us must have seen that the whole science was developed in Europe and then later on in America. Because they used to, no, it was Newton who said, why the apple fall? We never said, well, anybody in the world, I would say, not only, but we never thought of why it is falling. They challenge this, why a natural phenomenon occurs, and then come out with truth. And now Modi says that no, we made this thing and that thing and all nonsense. No, and science he mixes up so many things that people in the world laugh at it. So that is regarding the mythology and science. So we are more dependent upon our faith, our luck, and so on our God. And because we are so much dependent upon God, we think that everything God will do on behalf of us. Whereas those people that everything we will do. एक अच्छी कहावत है. Now, one story I read, General Patton. Now, in the Second World War, he was fighting and he called his platoon and he said, don't die for your nation. बोलता है पोते मिलिट्री ने कैसे कि तुम्हारे देश માટે ના મરો પોતાના સોલ્જર ને don't die for the nation, your nation. Let the bastards, I'm sorry for using that word, but he said like that. Let the bastards die for theirs. એમને મરવા દો, દુશ્મનોને મરવા દો, આપણે મરવાની જરૂર નથી. But that sentence was so powerful that everybody felt like that. So, and Ashoka in the second part of his life, when he becomes Buddhist, nobody had dared to go against him and he considered everybody same. There was no four-caste system, Brahmin or Kshatriya and all those things were not there. Later on when Pushyamitra Sung killed that king, then Hinduism, it was not Hinduism also, but a religion came up, a belief system came up. And the problem, sometimes they said Rahul Gandhi or Nehru, DNAs are on Muslim DNA, that DNA. But my one simple thing is, India was invaded by French, Portuguese, British, Greeks, Mohammedan, Greeks and Mohammedan. And if we are not naive, we understand when other people come and rule over us, nobody's DNA remains the same. Because basically it is human nature. That time the war was, one of the motivations of war was to plunder the things and to do all sort of things with the women. So it is useless to at all discuss about whose DNA is whose. And ask him what is DNA. Deoxyribonucleic acid, and then what is the role of DNA in chromosomes? Nobody knows and everybody discusses. There's some general thing that everybody discusses without knowing. So, and common people when you say DNA, even our kamwala bhi DNA bolta hai. That is a big humbug. Serial knowledge. So that was about DNA. So that is one point which absurd. Why this country, this government, the present government is able to impress upon people is because people by and large are ignorant. Overall education is less, and they have been
made emotional, particularly as far as religious part is concerned, and they think that everything will be done by the nature, by the God. So we can do very little in this. And BJP, to their credit, the credit goes to BJP, that they found out that this country has a population which is very religious. आज भी आया था ना, 5 वो सब 4 सब तीर्थ है ना सब, हाँ, બધા મંદિરો છે, कैलाश and all those things, चारधाम यात्रा, इसके लिए स्पेशल ट्रेन बनाई. पीपल विल बी हैप्पी. चारधाम यात्रा में खाना नहीं मिलेगा तो चलेगा, बट दे वांट चारधाम यात्रा कितनी अच्छी हो. And that affects only, now we are in Gujarat. Gujarat is, say, with luck, that we are more affluent state. So हम लोग ज्यादा तरह monetarily we are well off. So we don't realize. But go, is that, Mehsana, or go to the villages and interior parts and go to Bihar and all those places. And poor people, they cannot think of this. So we see our affluence and we make decisions. कि हाँ इतना तो अच्छा हो गया. But we don't see from the eyes of those people who are devoid of all the facilities. એને મંત્રીઓ બધા ત્યાં રામલીલા દર્શન કરવા જાય, મંત્રીઓ બધા. Yes. अभी से दूसरों का રઘોષ કેમ્પે કીધું કે તમે બધા લઈ જવાના છે. चंडीगढ़ का चुनावी मेयर का जो नतीजा हुआ, प्रूफ हुआ गलत काम किया, फिर भी कोई असर नहीं उसका देश में. असर हुआ, આજે ચુકા થયો. उसको निकाल दिया गया. वो तो निकाला ही था ना, वो तो अभी लोकपाल का जो है ना, આજે लोकपाल ચુકા अभी થયો. वो तो सुप्रीम कोर्ट ने निकाला, हाँ. गवर्नमेंट ने नहीं निकाला. नहीं उसको इसका पोजीशन क्या है उसका. Yes. सुप्रीम कोर्ट एक ही है जो कि कुछ बोलता है तो कुछ शायद कुछ होता है. क्या सुप्रीम कोर्ट कुछ मुश्किल से भी बोलता है, बहुत बड़ी बात है. यही वजह है, अभी यही बचा है, यही वजह है. सीजीआई ने बताया कि इलेक्टोरल बॉन्ड का आंकड़ा जाहिर करो, तो एसबीआई को मार्च के प्रथम सप्ताह में 13/5 डिक्लेयर करना है, तो यह कर पाएगी, और कर पाएगी तो क्या नतीजा होगा और क्या उसको सजा भुगतनी होगी. सजा तो होगा, तो लोकपाल बना दिया जाएगा. आप सुनिए, आप किसी दिन आपको लोकपाल बना दिया जाएगा. अभी जो लोकपाल हुआ है, अभी एक सुप्रीम कोर्ट का जज थे, उनको लोकपाल बनाया गया. उसको पूरा कुंडली निकाल के दिया इंडियन एक्सप्रेस ने, किस तरह का जज है. अभी और किसी डिसीजंस में अभी और कोई भाई साहब का नाम आया, उसको यूनिवर्सिटी का लोकपाल बना दिया उन्होंने. सम डिसीजन है गवर्निंग ऑफ द गवर्नमेंट. तो आप अगर कुछ वो जो चंडीगढ़ का जो दिया है ना, कुछ साल के बाद आपको गुजरात में जैसे हुआ है, बहुत लोग को 4-5 साल का तो प्रमोशन दे दिया गया, उसको भी 4-5 साल के बाद कुछ भी उसको पोजीशन दिया जाएगा. वो बोलते तुम कुछ हमारे लिए कर डालो, हमको प्राइज मिलेगा. अगर हम पावर में आते हैं तो. साहब, मणिपुर जलता है आज, तो हद पुलिस वालों ने हथियार रख लिए, और आर्मी के सोल्जर्स को उन्होंने वो किया, तो ये क्या है. और भाई साहब, बड़े साहब विश्वगुरु फर्जी अपने चुप्पे तोड़ते नहीं. कभी गए नहीं वहाँ. उन्हीं का क्रिएशन है, क्या चुप के बोलेंगे. सुनिए, वो जो मुंह से बोल दिए ना, उसका इफेक्ट है ये सब चीज. वो मुंह से बोल देने के बाद, जो सत्ता पर जो होते हैं, कुछ बोल देने के बाद वो क्या होता है, वही एक डिक्टम बन जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. इसको अमल करो. अभी जो जितना फास्ट अमल करेगा उसको ज्यादा प्राइज मिलेगा. आपको पता होगा, अभी ये जो मैं आपको, हमने शायद एक बार बात भी किया अग्निवीर के बारे में. अग्नि जो आर्मी चीफ ने बताया, मैंने उनका इंटरव्यू सुना है. उन्होंने किताब लिखा, किताब का तो कॉपी बाहर आ गया, उसका रिव्यू भी आ गया, लेकिन छप के अमेजन ने ले भी लिया. अभी किताब दिख नहीं रहा है, नहीं है, क्योंकि उसने बताया कि अग्निवीर कैसे आया हमको पता ही नहीं है. चुप कर दिया. हाउ डू नॉट नो. चुप हो जाओ. चुप जाओ. हाँ, चुप नहीं. वो क्या है कि कंडीशन, आर्मी चीफ वगैरह जो होते हैं ना, विदाउट परमिशन लिख नहीं सकते आप. उनका सर्विस रूल है, ये सब चीज नहीं कर सकते हो. और इसको भी गवर्नर कश्मीर का अपने, और यही वो तो ईडी
तो ईडी है, इन्फॉर्मेशन सब डर रहे हैं अभी अभी सब डर रहे हैं इन्फॉर्मेशन के नाम पे। अब मैं लगा दूंगा मैं, और कुछ ने जो भी अधिकारी होते हैं, मंत्री होते हैं, जो होते हैं, कुछ ना कुछ तो करते ही है। वो तो अचानक घर नहीं बन जाता, घर बन जाएगा, बंगला बन जाएगा, गाड़ी आ जाएगा, ऐसा अचानक नहीं बन जाता, कुछ तो करते हैं। ये डर के बैठे हुए, आप जो बोल रहे हैं क्यों लोग चुप है, सिटीजन हमारे चुप है, इसलिए चुप है कि बोलूंगा तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, मेरा नौकरी जाएगा, मेरा लड़की अमेरिका में है, मेरा लड़का लंदन में है, उसका क्या फ्यूचर बनेगा। ये सब डरते हैं। अभी हम लोग एक जनरेशन जो आए हैं, ये जो चैलेंजिंग सिचुएशन हमारे देश में हो गया है, जो कंज्यूमर, जो मिडिल क्लास कंज्यूमर जो आए हैं, वो फैसिलिटिंग फोर्सेस, ये जो है दे आर अफ्रेड टू स्पीक, डर रहे हैं। ये डरने का अगर बंद नहीं होगा, और कुछ कंफ्यूजन भी है, कुछ कंफ्यूजन भी है, और कुछ डर के मेजरली डर रहे हैं। ये डर अगर नहीं हटेगा तो तकलीफ होगा। एडवोकेट्स का जो है ना पूरा नहीं, उन्होंने बैलेट बॉक्स ईवीएम के सामने इतना बड़ा कदम उठाया, लेकिन पीपल फ्रॉम द होल कंट्री शुड कम अप। अभी जोसेफ कुरियन जस्टिस बहुत कुछ बोल रहे हैं अभी। जोसेफ कुरियन जो है एक्शन, और अभी भी जो आप ऐसा नहीं कि लोग चुप हैं। अभी जैसे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में एडवोकेट्स जो वकील थे, वो लोगों ने आंदोलन को लीड भी किया, और उन्होंने कुछ बोला, जेल भी गए, उसे वॉइसिंग। अभी ऐसा परिस्थिति दिख रहा है देश में। वकील्स, एक्स जजेस में, सिटिंग जज नहीं, एक्स जजेस, वकील्स, कुछ सिलेक्टेड जर्नलिस्ट, कुछ सिलेक्टेड एकेडमिशियंस, वो कुछ बोल रहे हैं। ऐसा नहीं बोल पूरा मुंह बंद हो गया है। अभी 2 दिन का सेमिनार हुआ था अभी वो उसका है ना, वो जो लाइफ लॉ का, वो बहुत बड़ा फुल डे सेमिनार था ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लॉ। सेकेंड डे उन्होंने भारतीय न्याय संहिता पर भी किया। क्या डिस्कशन था वो, दे आर नोइंग इट, बोल रहे हैं, वो भी रिस्क ले रहे हैं लोग, ऐसा नहीं कि वो रिस्क ले रहे हैं। उनके ईडी की डर नहीं, मुझे पता है कि जो लोग बोले उनका ईडी का डर नहीं होगा उनको। जो उसको जो मॉडरेट कर रही थी, वो क्या नाम उनका, क्या भारद्वाज, अंजलि भारद्वाज, और सुधा भारद्वाज की लड़की, वो कर रही थी। अभी नहीं कि लोग नहीं बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। जो बोल रहे हैं उसको फॉलो करना है, भी है, उसको सुनना है, बात इतना ही है। मैं बोलूं, उसने बोला, मैं भी बोलूं, उसने नहीं बोला तो जो नहीं बोला उसको क्यों मैं देखूं, मैं जो बोल रहा है उसको मैं देखूं कि जो बोल रहा है वो देखूं मैं। ऐसा नहीं कि कुछ अभी मान लीजिए पीएफ को लेकर जो भी है, जैसे भी हो, अपनी पीएफ के लेकर, ओल्ड पेंशन स्कीम के लेकर गांधीनगर में अभी भी उन्होंने मोर्चा किया। अभी अनएम्प्लॉयड टीचर्स, उन्होंने मोर्चा खोला। अभी मनरेगा वर्कर्स, उन्होंने मोर्चा खोला। ऐसा नहीं कि देश में हो नहीं रहा है। 70 कंट्रीज में पीजेंट्स का अपराइजिंग हो रहा है, 70 कंट्री इन द वर्ल्ड, 70, और उनका अलग अलग सब है। लेकिन मुद्दा का देखिए, सेंट्रल पॉइंट सेम ही है। तो दुनिया भर में आंदोलन तो हो रहा है, हमारा पेपर इसको न्यूज नहीं देगा। हमारा पेपर तो भरा हुआ है क्रिकेट और सेलिब्रिटीज में, बस उसमें भरा हुआ है। बाकी का पीपुल्स न्यूज ढूंढना पड़ेगा। ये अपने सुप्रीम कोर्ट जो लीड लिया ना, मुस्लिम है जो नहीं, उसने कहा नहीं, मुझे गोले मार दो, तुम चाहो तो मुझे मार रहे, लेकिन ईवीएम के सामने तो हम लड़ने वाले, हम तोड़ देंगे सब। ईवीएम के बारे में क्यों नहीं, जब तक कांग्रेस नहीं बोलेगा। प्रॉब्लम क्या हुआ ईवीएम के बारे में, क्या प्रॉब्लम हुआ है ईवीएम? ये जो आप हमको दोनों को चीज को समझना पड़ेगा, एक रूलिंग पार्टी और एग्जीक्यूटिव जो होता है, ये एग्जैक्टली सिस्टम को बचाता है। ये पॉलिटिकल पार्टी खाली ड्राइवर का बदली है। ये कांग्रेस गया, बीजेपी आया, बीजेपी गया, कांग्रेस आया, बाद में कोई बीच में और कोई मिलीजुली सरकार आ जाएगा, वीपी सिंह मिलकर जो आते हैं आ जाएगा, कुछ ना कुछ बना देंगे लोग। लेकिन एग्जीक्यूटिव जो है मेन, ये पूरा सिस्टम को बचाने की कोशिश करता है, आपका सिस्टम को। ये एग्जीक्यूटिव जो लोग होते हैं, उसको समझना हमारा बहुत जरूरी है। आज बीजेपी के साथ कल ना भी जीते, मोदी कल मान लीजिए एग्जीक्यूटिव लगा कि मोदी हमारा काम का नहीं है, आप देखिएगा ईवीएम में हार जाएगा। कोई ईवीएम, सुनिए ना मेरी बात सुनिए, ये ईवीएम को लाने वाले हटाने वाले एग्जीक्यूटिव है। कांग्रेस का टाइम ईवीएम आया, कांग्रेस का टाइम भी ईवीएम आया, कांग्रेस ने भी अभी नहीं बोल रहे। अगर मान लीजिए, मुझे लगता है, ये मेरी अपनी सोच है, आई एम बिलोंग, कांग्रेस क्यों नहीं बोल रहे? इतना भारत यात्रा की बात हमारा कर रहे हैं सब,
राहुल गांधी को तो बोलना चाहिए ईवीएम के बारे में, क्यों नहीं बोल रहे? नहीं, उनको भी लगता है कि ईवीएम के माध्यम से अगर हम पावर में आ जाए तो वो तो उनको मिलता ही यस, इसीलिए उनको सब कुछ बोलो, वो बात मत बोलो। जाहिर में कहते हैं 400 प्लस। यदि तुम सच्चे हो, तुम्हारे लोग इतना सच्चे हैं, तो ईवीएम तुम खुद क्यों नहीं विश्व के सभी देशों में से हट गया? प्राइम मिनिस्टर बोलने से नहीं होगा, इट इज एग्जीक्यूटिव। सुनिए, विश्व के सभी देशों में से हट गया तुम्हारे लोग तो तुम क्यों खुद उसको नहीं कर सकते? बैलेट पेपर ला जाओ, तुम खुद क्यों नहीं कहते? वो नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, वो नहीं बोलेंगे। एग्जीक्यूटिव का इलेक्शन कमीशन, मान लीजिए इलेक्शन कमीशन कार्टेल पावर है, तो आप देखिए इलेक्शन कमीशन का पावर आपको कब फील हुआ? वन सेशन वॉज, जब सेशन आया तब आपको लगा इलेक्शन कमीशन में कोई चीज है, कोई चीज है। मतलब पहले क्या होता है इलेक्शन जो 51 में, जो आपको याद होगा, वो बट बुफे का वो वाला प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का वो था, मकान था, वो छुपा, और कोई ये साथ नहीं, कांग्रेस का था, बलत था ना, बॉक्स उठा के लेके चले जाते थे। 5-6 बक्सा होगा, वो बॉक्स उठा के चले जाएंगे, बाद में गोली फायरिंग मारेंगे, लोग मरेंगे। ये करते करते बैलेट पेपर आया, बैलेट पेपर को लेके बहुत धुंधली चली, बाद ईवीएम आया। ईवीएम को लेके जब चला है बात को, एक आर्गुमेंट चला कि अभी आप बात कीजिएगा। अरे कितना दिन तक इलेक्शन चलेगा? काउंटिंग 2 दिन 3 दिन, पार्लियामेंट्री पोल का एमपी का मैं 2 दिन तक बैठा हूं मैं काउंटिंग हॉल में, 2 दिन तक इनसाइड, खाना नहीं, पीना नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये हमारा सबके भाईबंदी, वो कांग्रेस वाला भी होगा, जो भी होगा, आदमी सब हम लोग बांट के खाते थे इनसाइड द हॉल, वही होता है। अभी मान अरे फटफट हो गया, फटफट काउंटिंग हो गया, गवर्नमेंट डिक्लेयर हो गया। तो ये सेम चीज अमेरिका में, यूरोप में क्यों नहीं होता? भाई इतना टेक्नोलॉजी का आप इतना अंडर, और यहाँ भारत से ईवीएम मशीन जाता है, साउथ ईस्ट एशिया में जाता है, इट इज गोइंग टू साउथ ईस्ट एशिया, श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड, ये सब जगह भेजा जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जाके यहाँ सिखा के आता है कैसे इलेक्शन करना है। बोलिए, ये खाली मालदीव के लिए खाली बात नहीं है। मालदीव के लिए वो मिलिट्री जाएगा या सिविलियन ऑफिस जाएगा, कौन जाएगा? ये इंडिया कितना बड़ा पावरफुल, आप जो बोल रहे पावरफुल जो नेशन जो है साउथ ईस्ट एशिया में, उसको डोमिनेशन है। ये अमेरिका एक्सेप्ट किया हुआ है, वेस्टर्न पावर एक्सेप्ट किया हुआ है। तो बात है कि ईवीएम का बात बहुत बड़ी बात है, लेकिन ईवीएम को लेकर जिस तरह से आवाज आनी चाहिए, और ओपोजिशन पार्टी अगर नहीं बोलेंगे, अगर मान लीजिए कांग्रेस नहीं बोलेगा, समाजवादी पार्टी नहीं बोलेगा, अगर सीपीएम सीपीआई नहीं बोलेंगे, जो पार्लियामेंट्री पार्टी अगर साथ नहीं बोलेंगे, ये कोई सुनने वाला नहीं है। आप मेरे बोलने से कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि ये बहुत ये क्यों नहीं बोल रहे कि उनको भी लगता है कि 2-3 सीट हमको तो मिल जाना चाहिए, मिलता भी है, सबको फायदा मिलना चाहिए। ईवीएम नहीं गए तब वही आएगा, और संविधान बिल्कुल बदल जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट रहेगा नहीं। जो मैं बताता हूँ अभी से, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में भी है, सुनिए आप चिंता मत कीजिए आप, पाकिस्तान में भी है, पार्लियामेंट सब कुछ है, कुछ जाएगा नहीं। पार्लियामेंट में जाएगा, पार्लियामेंट में तो गधे बैठे रहेंगे। एक न्यूज ये भी था कि दे आर कॉन्टेम्पलेटिंग कि सुप्रीम कोर्ट है वो भी 5-6 होनी चाहिए पूरे इंडिया में। यस, हो सकता है, हाँ, उसमें गेम खेल सकते हैं आप, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जज है वो तो अपना रख सकते हो। तो ये केस यहाँ से ट्रांसफर करके आपके वहाँ आ गया। जस्टिस चंद्रचूड़ इज फेसिंग लॉट ऑफ जजमेंट है उनका जो है चंद्रचूड़ इज फेसिंग 4 और 5 पॉइंट्स में। ઈડી કહે છે એવું, नहीं, that is not સુપ્રીમ કોર્ટ નથી કહેતી, सुप्रीम ઈડી એવું કહે છે કે અમે કોઈને પણ બોલાવી શકીએ ને કોઈને પણ એ કરી શકીએ। कोर्ट कॉलेजियम के बारे में प्रॉब्लम्स हैं, के बाद में जो होता है, जो किसको केस देना है, किस बेंच में कौन सा केस जाएगा, वो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ही करते हैं। इसको लेकर काफी क्रिटिसिज्म। दूसरा मोदी जी जो ब्लंडर करते हैं वो मेंडल्स टाइम टेबल और ये जो एलिमेंटल जो है ना, कौन सा एलिमेंटल टेबल जो है ना, पैलेडियम, कैल्शियम, मैग्नीज, वो पीरियोडिक टेबल है। ये पीरियोडिक टेबल वो तो गलत है, वो पढ़ाना नहीं है। अरे ये क्या है, पूरी दुनिया, पूरा केमिस्ट्री उसके ऊपर है, पूरी बायोलॉजी और मेंडल्स थियरी इवोल्यूशन के ऊपर है। और ये इट इज वेल नोन एंड एक्सपेरिमेंट्स आर कैरिड आउट एंड प्रूव्ड। अभी उसको आपको यहाँ नहीं पढ़ाना है। व्हाट इज इट? डार्विन में नहीं पढ़ाना है, डार्विन, इवोल्यूशन, डार्विन का गीता पढ़े। हाँ,
डार्विन नहीं पढ़ा तो डार्विन से क्या झगड़ा है? मैं डीएनए खत्म पता चल जाएगा। हल्द्वानी नेक्स्ट वीक का बाकी खत्म करेंगे। नेक्स्ट वीक का लाइव नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीक से हम लाइव नहीं करेंगे। लाइव तो अलग बात है, नहीं करेंगे। वो लाइव करेंगे तो अलग बात है, लेकिन नेक्स्ट वीक डिस्कशन तो मैं बोला वही कम करेंगे ना। हाँ। तो अभी मुझे लग रहा है कि हम डिस्कशन कंक्लूजन की तरफ जाए हम लोग। हल्द्वानी का डिस्कशन कल है, प्लीज़ कल आप सुनिएगा। ये लाइव माने वहीं से वो लोग लाइव बोल रहे हैं, हम लोग बोलेंगे। और ये 8 से 9 में लिंक अगर सबका जो होगा व्हाट्सएप में मैसेज आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। हाँ, कुछ आप बोलेंगे तिलन साहब? नहीं, तो ये मैंने कर दिया जाएगा। तो थोड़ा हमको ये लाइव वहीं से मिल रहा है, पेपर में सब कुछ नहीं आता है। एक इतना जहारा करके लिखा फ्रंटलाइन में, वो डिटेलिंग रिपोर्ट है, वो उसके बाद इतना डिटेल रिपोर्ट सब जगह में नहीं आया है। मतलब मैं आपको खास कर बोलता हूँ मैं। और नेक्स्ट जो गुरुवार है 7 तारीख है, उस मैंने मीटिंग में हम लोग एक अलग प्रकार का डिस्कशन करेंगे। हम कुछ महिलाओं को बुलाएंगे, उस शायद सम्मान भी थोड़ा भी करेंगे। हाँ, ऑन दी इंटरनेशनल वुमेन डे 8 तारीख को है, उसके सामने वो महिलाओं को लेकर एक वो डिस्कशन होगा। महिलाएं आएंगी और उनको लेकर एक डिस्कशन होगा। प्लीज़ बाकी सबको माउथ टू माउथ अभी कैंपेन, माउथ टू माउथ कैंपेन अभी थोड़ा हमको करना पड़ेगा इसको। रेडियो, टीवी चैनलों, तो ब्लॉग